हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिज़ायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है। इसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिज़ायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। सुकून की मंजिल तक पहुंचने के बाद आरव के जीवन में एक नई तरह की ऊर्जा जन्म लेने लगी थी। ये ऊर्जा पहले जैसी बेचैनी वाली नहीं थी, नहीं किसी डर से उपजी हुई थी। ये ऊर्जा भीतर से आती थी, एक शांत आत्मविश्वास से भरी हुई, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन बिना जल्दबाजी के। अब उसकी सुबह सिर्फ शांति से नहीं, बल्कि उद्देश्य के साथ शुरू होती थी। वो जानता था कि भले ही उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी कई सपने बाकी हैं, कई जिम्मेदारियां बाकी हैं और कई रास्ते खुलने वाले हैं। ऑफिस में उसका काम अब सीमित लेकिन प्रभावशाली हो चुका था। वो रोज वहां नहीं जाता था, लेकिन जब जाता तो उसकी मौजूदगी से सबको एक नई दिशा मिलती। वो युवा अधिकारियों के साथ बैठकर लंबी चर्चा करता, उन्हें भविष्य की चुनौतियों के बारे में समझाता और उन्हें अपने अनुभवों से सिखाता। कई बार वो उनसे कहता कि तकनीक जितनी तेजी से बदल रही है, उतनी ही तेजी से सोच को भी बदलना होगा। अगर सोच पीछे रह गई तो सारी व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगी। घर में अनाया अब पहले से ज्यादा खुश और निश्चिंत दिखने लगी थी। उसे लगता था कि अब उसका पति सच में जीवन का आनंद ले रहा है। वो कभी कभी कहती कि पहले आरव हमेशा कहीं न कहीं खोया रहता था, अब वो पूरी तरह घर में मौजूद रहता है। अर्जुन भी अब अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर हो गया था। वो देश में रहकर शोध और सामाजिक तकनीक पर काम करना चाहता था। उसने कुछ विश्वविद्यालयों से संपर्क भी शुरू कर दिया था। वो चाहता था कि उसका काम सिर्फ नाम कमाने के लिए न हो, बल्कि समाज में ठोस बदलाव लाए। आरव ये सब देखकर बहुत संतुष्ट होता। उसे लगता कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। इसी बीच एक महत्वपूर्ण खबर आई। सरकार देश भर में एक डिजिटल नैतिकता और सामाजिक सुरक्षा आयोग बनाने की योजना बना रही थी। इसका उद्देश्य था कि तकनीक के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जाए, डेटा सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल अपराधों पर निगरानी रखी जाए। इस आयोग के अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहला नाम आरव का लिया जा रहा था। यह खबर जब उसके पास पहुंची तो वो कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या वो फिर से पूरी तरह सक्रिय राजनीति और प्रशासन में लौटना चाहता है? क्या वह अपनी शांत जिंदगी को फिर से तनाव में बदलना चाहता है? क्या वह इस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएगा? उसने ये बात तुरंत अनाया से साझा की। अनाया ने कहा कि यह बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। उसे वही करना चाहिए जिससे उसका मन संतुष्ट हो। अर्जुन ने भी कहा कि अगर वह इस भूमिका में जाता है तो वह देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसे खुद को खोना नहीं चाहिए। आरव ने कुछ दिन इस पर कोई फैसला नहीं लिया। वो रोज सुबह टहलते समय इस बारे में सोचता। कभी उसे लगता कि अब आराम का समय है, कभी लगता कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसी दौरान उसे कई जगह से पत्र और संदेश आने लगे। शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, तकनीकी विशेषज्ञ और आम नागरिक भी उससे आग्रह करने लगे कि वो ये जिम्मेदारी स्वीकार करे। लोगों को उस पर भरोसा था और ये भरोसा उसे अंदर तक छू जाता था। एक दिन वो अपने पुराने ऑफिस के कमरे में अकेला बैठा था, वही कमरा जहां उसने अनगिनत रातें जागकर बिताई थी।
उसने दीवारों को देखा, मेज को देखा, खिड़की से बाहर शहर को देखा। उसे अपनी पूरी यात्रा याद आ गई। उसने सोचा कि शायद ये एक और मोड़ है, एक और परीक्षा, एक और अवसर। शाम को घर लौटकर उसने परिवार के साथ लंबी बातचीत की। उन्होंने कोई जल्दी फैसला नहीं किया, बस अपने अपने विचार साझा किए, अपने डर बताए और अपनी उम्मीदें रखी। आरव ने महसूस किया कि अब वो अकेले निर्णय नहीं लेता, वो परिवार के साथ चलता है। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि नए सपने तभी पूरे होते हैं जब पुराने घाव भर चुके हों। और अब उसके घाव भर चुके हैं। अब सवाल ये नहीं था कि वो क्या कर सकता है, सवाल ये था कि वो क्या करना चाहता है। और ये जवाब उसे खुद ढूंढना था, क्योंकि ये फैसला उसकी बाकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। और इसी सोच के साथ वो एक नए अध्याय की तैयारी करने लगा। डिजिटल नैतिकता और सामाजिक सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष पद का प्रस्ताव मिलने के बाद आरव की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिख रही थी, भीतर उतनी ही हलचल चल रही थी। उसने ये बात परिवार के साथ साझा कर दी थी, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ था, क्योंकि अब बात सिर्फ प्रस्ताव की नहीं थी, निर्णय की थी। इन दिनों आरव पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। वो ऑफिस जाता तो जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई बढ़ गई थी। वो बैठकों में हिस्सा लेता, सलाह देता, योजनाएं सुनता, लेकिन कहीं भीतर एक और बैठक चल रही थी, उसके अपने मन के साथ। सुबह की चाय अब उसके लिए सिर्फ आदत नहीं, सोचने का समय बन गई थी। बालकनी में बैठकर वो सामने उगते सूरज को देखता और सोचता कि क्या ये नया सवेरा उसके जीवन का भी नया अध्याय बनने वाला है। हवा चलती, पेड़ हिलते, लोग अपने अपने काम में निकल जाते, लेकिन उसके भीतर सवाल स्थिर खड़े रहते। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, वो समय जब उसे मृत घोषित कर दिया गया था, जब उसने सब कुछ खो दिया था, जब उसे अपनी पहचान वापस पाने के लिए परछाइयों में रहकर लड़ना पड़ा था। फिर वो दौर आया जब उसने व्यवस्था बनाई, सिस्टम खड़ा किया और अंततः सम्मान पाया। अब जब जिंदगी शांत हो चुकी थी, तब ये नया प्रस्ताव सामने आया था। क्या ये फिर से उसी दौर में लौटना होगा, या इस बार कहानी अलग होगी? ऑफिस में उसके कुछ पुराने सहयोगी उससे मिलने आए। वे सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद साफ दिखती थी। उन्हें लगता था कि अगर ये आयोग सही हाथों में गया तो देश में डिजिटल सुरक्षा का एक नया युग शुरू हो सकता है। वे जानते थे कि आरव में वो संतुलन है जो नियमों और इंसानियत दोनों को साथ रख सकता है। लेकिन उम्मीद जितनी ताकत देती है, उतना दबाव भी देती है। घर में अनाया ने उसकी खामोशी को सबसे पहले महसूस किया। वो जानती थी कि जब आरव ज्यादा चुप हो जाए तो इसका मतलब है कि वो भीतर गहरे सोच रहा है। एक रात उसने उससे कहा कि उसे खुद से ये पूछना चाहिए कि अगर ये प्रस्ताव न भी आए तो क्या वो खुद को अधूरा महसूस करेगा। ये सवाल सरल था, लेकिन जवाब कठिन। आरव ने इस पर लंबे समय तक सोचा। अगर वो ये पद ठुकरा दे तो क्या उसे लगेगा कि उसने एक मौका छोड़ दिया, या उसे लगेगा कि उसने शांति चुनी? अर्जुन भी इन दिनों अपने पिता को ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसके पिता अब किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपने भीतर की आवाज से लड़ रहे हैं। उसने एक दिन उनसे कहा कि वो अब उस उम्र में है जहां उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर आरव मुस्कुराया, लेकिन सच ये था कि वो किसी को नहीं, खुद को जवाब देना चाहता था। इसी बीच मीडिया में खबरें फैलने लगी कि आयोग के लिए उसका नाम लगभग तय है। कुछ चैनलों ने तो उसे पहले से ही आगामी अध्यक्ष कहना शुरू कर दिया। ये सब देखकर आरव को असहज महसूस हुआ। उसे हमेशा से प्रचार से दूरी पसंद रही थी। उसे लगा कि अगर उसने मना किया तो लोग इसे गलत समझेंगे, और अगर स्वीकार किया तो लोग इसे महत्वाकांक्षा समझेंगे। वो इस उलझन में नहीं फंसना चाहता था। एक शाम वो अकेले अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसमें एक जगह उसने लिखा था,
जब रास्ता कठिन हो तो दिल की सुनो, भीड़ की नहीं। ये वाक्य उसने तब लिखा था जब उसने बदले की जगह न्याय चुना था। आज वही वाक्य फिर सामने था। उसे एहसास हुआ कि जीवन उसे बार बार वही परीक्षा दे रहा है। क्या वो आसान रास्ता चुनेगा या सही रास्ता? लेकिन इस बार सही रास्ता कौन सा है, यही सवाल सबसे बड़ा था। उसने कुछ दिनों के लिए खुद को सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर कर लिया। वो ज्यादा समय घर पर बिताने लगा। कभी अर्जुन के साथ लंबी बातचीत करता, कभी अनाया के साथ पुराने दिनों को याद करता। इन पलों में उसे सुकून मिलता था। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता, वही विचार लौट आते। एक सुबह वो मंदिर गया। उसने कोई बड़ी प्रार्थना नहीं की, बस शांत बैठा रहा। उसे किसी संकेत की जरूरत नहीं थी। वो बस अपने मन की आवाज साफ सुनना चाहता था। वापस लौटते समय उसे लगा कि निर्णय जल्द ही लेना होगा। ज्यादा देर तक अनिश्चितता में रहना भी सही नहीं है। शाम को उसने अनाया से कहा कि वो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक झुकाव बन रहा है। अनाया ने बस इतना कहा कि जो भी करे पूरे मन से करे। रात को उसने डायरी में लिखा कि कभी कभी सबसे बड़ी आवाज खामोशी में मिलती है, और इन दिनों उसके जीवन में यही खामोशी सबसे ज्यादा बोल रही थी। वो समझ गया था कि ये फैसला सिर्फ पद का नहीं है, ये उसके जीवन के अगले अध्याय का है, और वो इसे हल्के में नहीं ले सकता। अंदर की खामोशी के उन दिनों के बाद आरव के जीवन में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह बना ली थी। वो बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर उतनी ही तेज लहरें उठ रही थी। अब ये सिर्फ सोचने का दौर नहीं था, बल्कि फैसला लेने से पहले की वो अवस्था थी, जहां इंसान हर पल अपने ही मन से जूझता है। सुबह उठते ही उसका पहला विचार उसी प्रस्ताव पर टिक जाता। चाय पीते समय, अखबार पढ़ते समय, गाड़ी चलाते समय, यहां तक कि सोने से पहले भी वही सवाल उसके दिमाग में घूमता रहता। क्या वो फिर से जिम्मेदारियों के पहाड़ पर चढ़ने को तैयार है, या उसने जो शांति पाई है उसी में संतोष करना चाहिए? ऑफिस में उसकी उपस्थिति अब और भी शांत हो गई थी। वो पहले की तरह सक्रिय था, लेकिन उसमें एक गहराई आ गई थी। जब लोग उससे किसी योजना पर राय पूछते, तो वो पहले से ज्यादा सोचकर जवाब देता। उसे लगने लगा था कि जैसे वो अपने हर शब्द को तौल रहा हो, क्योंकि अब उसे खुद पर ही भरोसा नहीं था कि वो क्या चाहता है। एक दिन ऑफिस के गलियारे में चलते हुए उसने खुद को शीशे में देखा। थोड़े सफेद बाल, चेहरे पर अनुभव की रेखाएं और आंखों में स्थिरता। उसे एहसास हुआ कि वो अब वही युवा नहीं रहा जो हर चुनौती को जोश में स्वीकार कर लेता था। अब उसके फैसलों के साथ बहुत से लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई थी। ये एहसास उसे और गंभीर बना रहा था। घर में अनाया उसकी इस मानसिक स्थिति को चुपचाप समझ रही थी। वो उसे ज्यादा सवाल नहीं करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस समय उसे स्पेस चाहिए। लेकिन कभी कभी वो उसके पसंदीदा खाने बनाकर, कभी हल्की सी मुस्कान देकर, और कभी बिना कुछ कहे पास बैठकर उसे ये भरोसा दिलाती थी कि वो अकेला नहीं है। अर्जुन भी इन दिनों अपने पिता से ज्यादा खुलकर बात करने लगा था। वो अपने अनुभव साझा करता, अपनी असफलताएं भी बताता, और ये दिखाता कि निर्णय लेने की उलझन सिर्फ बड़ों की नहीं होती। इससे आरव को थोड़ा सुकून मिलता। एक शाम अर्जुन ने कहा कि उसने विदेश में कई ऐसे प्रोफेसरों को देखा है जो बड़ी जिम्मेदारियां छोड़कर भी संतुष्ट जीवन जीते हैं, और कई ऐसे भी जो जीवन के आखिरी दौर तक काम करते रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन क्या चाहता है। ये बात आरव के दिल में बैठ गई। उसे लगा कि असली सवाल यही है, वो क्या चाहता है, न कि लोग उससे क्या चाहते हैं। इसी दौरान सरकार की ओर से एक अनौपचारिक प्रतिनिधि उससे मिलने आया। उसने बहुत विनम्रता से बताया कि सरकार को इस आयोग के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिस पर जनता भरोसा करे, और फिलहाल आरव से बेहतर कोई नाम नहीं है। ये बात गर्व देने वाली थी, लेकिन बोझ भी बढ़ाने वाली। उस मुलाकात के बाद आरव और ज्यादा सोच में डूब गया। उसे लगा कि अब ये मामला निजी नहीं रहा,
ये राष्ट्रीय स्तर का विषय बन चुका है। एक रात वो देर तक सो नहीं पाया। वो उठकर बालकनी में आ गया। शहर की लाइटें चमक रही थी, नीचे गाड़ियां चल रही थी, लोग अपने अपने सपनों की ओर दौड़ रहे थे। वो सोचने लगा कि क्या वह भी फिर से दौड़ना चाहता है या अब वो चलना चाहता है, धीरे धीरे, शांति से। अगली सुबह वो अपने पुराने गुरु से मिलने गया, वही व्यक्ति जिसने उसे जीवन में ईमानदारी और धैर्य का मतलब सिखाया था। उन्होंने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और कहा कि इंसान को वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसमें वो खुद को खोए बिना दूसरों के लिए उपयोगी बन सके। ये वाक्य उसके मन में गूंजता रहा। खोए बिना, यही शब्द सबसे अहम था। वो नहीं चाहता था कि वो फिर से अपने परिवार, अपनी सेहत और अपने सुकून को खो दे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि वो समाज के लिए कुछ करने का अवसर छोड़ दे। इन दो ध्रुवों के बीच वो झूल रहा था। कुछ दिनों बाद उसने खुद को पूरी तरह से अकेले समय देने का फैसला किया। वो एक छोटे से रिसोर्ट में 2 दिन के लिए चला गया। वहां कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस वो और उसका मन। वहां उसने खूब सोचा, लिखा, याद किया और खुद से सवाल किए। दूसरे दिन शाम को उसे पहली बार हल्की सी स्पष्टता महसूस हुई। उसे लगा कि उसका डर जिम्मेदारी से नहीं है, बल्कि पुराने दर्द से है। वो डर कि कहीं वो फिर से खुद को खो न दे। ये समझ उसके लिए बहुत बड़ी थी। वो घर लौटा तो पहले से ज्यादा शांत था। उसने अनाया और अर्जुन को देखा और महसूस किया कि अब वो उनके बिना कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता। रात को उसने डायरी में लिखा कि फैसला तब आसान होता है जब डर की पहचान हो जाए। और अब वो अपने डर को पहचान चुका था। वो फैसले की ओर बढ़ रहा था, धीरे, सोच समझकर, पूरे मन से, क्योंकि ये फैसला उसके जीवन की दिशा तय करेगा। रिसोर्ट से लौटने के बाद आरव के भीतर एक नई तरह की शांति थी। ये पूरी तरह स्थिरता नहीं थी, लेकिन पहले जैसी बेचैनी भी नहीं रही थी। जैसे किसी तूफान के बाद समुद्र धीरे धीरे शांत होने लगता है, वैसे ही उसका मन भी अब ठहराव की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने डर को पहचान लिया था, अपनी सीमाओं को समझ लिया था और अब वो जानने लगा था कि उसका असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर था। घर लौटते ही उसने सबसे पहले अनाया को गले लगाया, बिना कुछ कहे, बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि वो उसके साथ है। अनाया ने भी कुछ नहीं पूछा। वो समझ गई कि उसके पति ने भीतर कोई बड़ा फैसला लेना शुरू कर दिया है। अर्जुन भी उसकी आंखों में बदली हुई चमक देख रहा था। अब उसमें उलझन कम थी और आत्मविश्वास ज्यादा। उसे लगा कि उसके पिता अब किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, भले ही उन्होंने अभी उसे शब्दों में न ढाला हो। अगले कुछ दिन आरव ने बहुत सादगी से बिताए। वो ऑफिस गया, लेकिन अतिरिक्त बैठकों से दूर रहा। उसने मीडिया से दूरी बनाए रखी, फोन कॉल कम कर दिए। वो चाहता था कि अंतिम निर्णय पूरी तरह उसके मन से निकले, न कि बाहरी दबाव से। इन दिनों वो अक्सर पुराने इलाकों में चला जाता, जहां उसने संघर्ष के दिन बिताए थे। वही सड़कें, वही छोटे घर, वही लोग। वहां जाकर उसे याद आता कि उसने सब कुछ शून्य से शुरू किया था। तब उसके पास न पहचान थी, न ताकत, न समर्थन, सिर्फ एक इरादा था, और वही इरादा उसे यहां तक लाया था। उसे लगा कि अगर वो तब नहीं डरा तो अब क्यों डरे। एक शाम वो अकेले अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। सामने उसकी पुरानी डायरी, कुछ पुराने अखबारों की कतरने और कुछ पुरस्कार रखे थे। उसने सबको ध्यान से देखा। हर चीज एक दौर की कहानी कह रही थी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन हमेशा 2 रास्तों के बीच खड़ा रहा है, आसान और सही, और उसने हर बार सही चुना है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी रही हो। अनाया उस कमरे में आई और उसके पास बैठ गई। उसने कहा कि उसे अब किसी जवाब की जरूरत नहीं है, बस ये जानना चाहती है कि आरव जो भी करेगा, क्या वो उसमें खुश रहेगा। ये सवाल बहुत सीधा था,
लेकिन बहुत गहरा। आरव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि उसे लगता है कि अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं लेता तो वो जीवन भर खुद से ये सवाल करता रहेगा कि क्या वो और कुछ कर सकता था। ये कहते समय उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अनाया मुस्कुरा दी। उसे उसका जवाब मिल गया था। अर्जुन भी उस शाम उनके पास आकर बैठ गया। तीनों ने बहुत देर तक बात की। कोई औपचारिक चर्चा नहीं, बस दिल की बातें। डर, उम्मीद, थकान, सपने, सब कुछ साझा हुआ। आरव को लगा कि उसने अपने जीवन का सबसे मजबूत आधार पा लिया है, अपना परिवार। अगली सुबह उसने जल्दी उठकर टहलने जाने का फैसला किया। सूरज निकल रहा था। आसमान हल्का गुलाबी था। हवा ठंडी थी। उसे लगा कि ये नया दिन किसी नए अध्याय का संकेत है। वो एक बेंच पर बैठ गया और काफी देर तक बस सब कुछ देखता रहा। लोग दौड़ रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ परेशान थे, कुछ सपने बुन रहे थे। ये वही समाज था जिसके लिए वो काम करता आया था और जिसके लिए वो आगे भी काम कर सकता था। उस पल उसने अपने भीतर एक साफ आवाज सुनी। अब डर नहीं था, अब भ्रम नहीं था, बस स्पष्टता थी। वो घर लौटा और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसने सरकार के आधिकारिक पत्र को निकाला। उसे ध्यान से पढ़ा। फिर उसने कागज पर अपना जवाब लिखा। उसने पद स्वीकार करने की सहमति दी, कुछ शर्तों के साथ। पारदर्शिता, स्वतंत्रता, परिवार का समय, नैतिकता। उसने पत्र पर हस्ताक्षर किए और लिफाफे में रख दिया। उस क्षण उसे कोई भारीपन महसूस नहीं हुआ, बल्कि हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। शाम को उसने अनाया और अर्जुन को बताया कि उसने फैसला ले लिया है। दोनों की आंखों में गर्व और संतोष साफ दिख रहा था। उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा कि सबसे कठिन लड़ाई खुद से होती है। जब वो जीत ली जाए तो बाकी सब आसान हो जाता है। अब उसने अपने मन की मुहर लगा दी थी। अब वो फिर से जिम्मेदारी उठाने जा रहा था, लेकिन इस बार बिना खुद को खोए, बिना अपने सुकून को छोड़े, संतुलन के साथ, सम्मान के साथ और पूरे दिल से। मन की मुहर लग जाने के बाद आरव के जीवन में जैसे एक नई सुबह का आगमन हुआ। यह सुबह सिर्फ सूरज के उगने से नहीं बनी थी, बल्कि एक नए दायित्व, नई सोच और नए संतुलन से बनी थी। उसने जिस फैसले पर हस्ताक्षर किए थे, उसका असर अब धीरे धीरे उसकी दिनचर्या, उसके रिश्तों और उसके विचारों पर दिखने लगा था। पहली बार जब उसे आधिकारिक रूप से आयोग के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया, तो वो सामान्य से थोड़ा ज्यादा गंभीर था। सुबह उठकर उसने बहुत देर तक आईने में खुद को देखा। उसमें वही इंसान खड़ा था जिसने संघर्ष से उठकर सम्मान तक का सफर तय किया था, लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई परिपक्वता थी। अनाया ने उसके लिए सादा सा नाश्ता बनाया। दोनों ने बिना ज्यादा बात किए साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन उस चुप्पी में भी एक समझ थी। दोनों जानते थे कि आज से उनकी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। अर्जुन भी जल्दी उठकर तैयार हो गया था। वो अपने पिता के साथ जाने को उत्सुक था। उसे गर्व था कि उसका पिता अब देश के भविष्य से जुड़ी एक अहम जिम्मेदारी संभालने जा रहा है। कार में बैठते समय आरव ने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। उसे लगा जैसे वो घर उससे कह रहा हो कि चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, यहां लौटना मत भूलना। आयोग का कार्यालय आधुनिक तकनीक से लैस एक विशाल इमारत में था। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे चारों तरफ हलचल दिखी। अधिकारी, कर्मचारी, तकनीकी विशेषज्ञ और सुरक्षा कर्मी सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। उसका स्वागत बहुत सम्मान के साथ किया गया, लेकिन आरव ने खुद को कभी भी इस सम्मान से ऊपर नहीं रखा। उसे पता था कि असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। पहली बैठक में उसने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और टीम लीडर से मुलाकात की। उसने लंबा भाषण देने के बजाय सबकी बातें सुनी, उनकी समस्याएं, उनके सुझाव और उनकी चिंताएं।
वो चाहता था कि पहले दिन से ही एक खुला माहौल बने। उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि आयोग के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। डेटा चोरी, फेक न्यूज, साइबर अपराध, मानसिक स्वास्थ्य पर डिजिटल प्रभाव, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, हर विषय अपने आप में एक युद्ध जैसा था। लेकिन वो घबराया नहीं। उसने इसे जिम्मेदारी की तरह लिया। दोपहर के बाद उसने अपने कार्यालय में अकेले बैठकर सभी फाइलें देखी। कई मामले वर्षों से लंबित थे। कई शिकायतें बिना समाधान के पड़ी थी। कई योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित थी। उसे लगा कि यहां सिर्फ नए विचार नहीं, मजबूत क्रियान्वयन की जरूरत है। घर लौटते समय वो थोड़ा थका हुआ था, लेकिन संतुष्ट भी। अनाया ने उसकी आंखों में थकान के साथ साथ एक नई चमक देखी। उसने कहा कि अब वो फिर से उसी जुनून के साथ काम कर रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा संतुलित है। अर्जुन ने भी कहा कि उसे गर्व है कि उसका पिता सिर्फ पद नहीं संभाल रहा, बल्कि उसे सही दिशा दे रहा है। अगले कुछ दिनों में आरव ने अपनी कार्यशैली स्थापित करनी शुरू की। उसने हर विभाग के साथ अलग अलग बैठकें की। उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी समस्या सिर्फ कागजों में न रहे। उसने एक ओपन डोर पॉलिसी शुरू की, जिसमें कोई भी कर्मचारी सीधे उससे मिल सकता था। इससे लोगों का भरोसा बढ़ा। मीडिया ने भी उसकी कार्यशैली की तारीफ करनी शुरू कर दी। उन्होंने लिखा कि आरव आयोग को सिर्फ एक सरकारी संस्था नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मंच बना रहा है। लेकिन वो इन बातों से प्रभावित नहीं हुआ। उसे पता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। एक सप्ताह बाद उसे पहला बड़ा संकट मिला। एक बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोगों का डेटा लीक हो गया था। लोग घबराए हुए थे। सरकार पर सवाल उठ रहे थे। अब ये उसकी पहली असली परीक्षा थी। उसने तुरंत आपात बैठक बुलाई। बिना घबराए, बिना दोषारोपण के उसने टीम को सक्रिय किया। जांच शुरू हुई, समाधान तैयार हुआ और लोगों को पारदर्शी जानकारी दी गई। उसकी शांत और स्पष्ट प्रतिक्रिया ने हालात को संभाल लिया। लोगों का भरोसा और मजबूत हो गया। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा कि नई जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, अगर उसे सही भावना से उठाया जाए। अब वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वो तैयार था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ अनुभव था, परिवार था, टीम थी और सबसे बढ़कर एक साफ इरादा था। पहले बड़े डेटा लीक संकट को संभाल लेने के बाद आरव के भीतर एक अलग तरह का आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था। ये आत्मविश्वास अहंकार से भरा नहीं था, बल्कि अनुभव और संयम से उपजा हुआ था। उसने पहली ही परीक्षा में यह साबित कर दिया था कि वो सिर्फ नाम का अध्यक्ष नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझने वाला नेता है। अगले कुछ दिनों तक आयोग का कार्यालय बेहद व्यस्त रहा। जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही थी और नई सुरक्षा नीतियां बनाई जा रही थी। आरव खुद हर प्रक्रिया पर नजर रख रहा था, लेकिन बिना किसी को दबाव में डाले। वो जानता था कि डर से काम नहीं चलता, भरोसे से चलता है। मीडिया में उसकी प्रतिक्रिया की खूब चर्चा हुई। कई विशेषज्ञों ने कहा कि अगर हर संकट में ऐसा संतुलन दिखाया जाए तो जनता का भरोसा कभी नहीं टूटेगा। कुछ चैनलों ने तो उसे डिजिटल युग का शांत योद्धा तक कह दिया। आरव ये सब सुनकर मुस्कुरा देता। उसे पता था कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। घर में अनाया उसकी थकान साफ देख रही थी। वो पहले से ज्यादा देर तक ऑफिस में रुकने लगा था। कभी कभी देर रात लौटता, लेकिन फर्क ये था कि अब वो घर आकर भी काम में नहीं डूबता था। वो परिवार के साथ समय जरूर बिताता। एक रात उसने अनाया से कहा कि ये जिम्मेदारी पहले से ज्यादा मानसिक थकान देती है, क्योंकि हर फैसले का असर लाखों लोगों पर पड़ता है। अनाया ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि यही वजह है कि ये जिम्मेदारी उसी को मिली है। अर्जुन भी इन दिनों अपने पिता से प्रेरित होकर और ज्यादा मेहनत करने लगा था। वो अपनी परियोजनाओं में डेटा सुरक्षा और नैतिकता को प्राथमिकता देने लगा। कई बार
वो आयोग की बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होता और सीखता। आरव को ये देखकर गर्व होता, लेकिन इसी बीच कुछ नई मुश्किलें सामने आने लगी। कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियां नई सुरक्षा नीतियों से खुश नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि इससे उनका मुनाफा कम होगा। उन्होंने पर्दे के पीछे से दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ नेताओं से संपर्क किया, कुछ मीडिया हाउस में खबरें चलवाई कि आयोग जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है। आरव को यह सब नया नहीं लगा। उसने पहले भी ऐसे दौर देखे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह और ज्यादा सतर्क था। उसने कंपनियों के प्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात की, उनकी बात सुनी, उनके डर समझे और फिर उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि जनता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। अगर वे नियमों के अनुसार काम करेंगे तो आयोग उनके साथ खड़ा रहेगा। कुछ कंपनियां मान गई, कुछ नाराज हो गई, लेकिन आरव ने अपना रुख नहीं बदला। ऑफिस में उसकी टीम भी इस सख्ती से थोड़ी घबराई हुई थी। उन्हें डर था कि कहीं ये टकराव राजनीतिक रूप न ले ले। आरव ने उन्हें समझाया कि अगर वे सही है तो डरने की जरूरत नहीं। उसने कहा कि सत्य के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसी दौरान एक नई रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि बच्चों और किशोरों में सोशल मीडिया के कारण मानसिक तनाव बढ़ रहा है। आत्मविश्वास की कमी, तुलना की भावना और ऑनलाइन बुलिंग जैसी समस्याएं तेजी से फैल रही थी। यह रिपोर्ट पढ़कर आरव बहुत परेशान हुआ। उसे लगा कि यह सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं है, यह सामाजिक संकट है। उसने तुरंत विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों की एक समिति बनाई। उसका उद्देश्य था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया जाए और अभिभावकों को भी जागरूक किया जाए। घर में उसने इस विषय पर अनाया और अर्जुन से भी बात की। अनाया ने कहा कि आज के माता-पिता खुद भी तकनीक को पूरी तरह नहीं समझते, इसलिए बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते। अर्जुन ने कहा कि युवाओं के बीच जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। आरव ने इसे अपनी अगली प्राथमिकता बना लिया। उसने स्कूलों और कॉलेजों में अभियान शुरू करवाए, ऑनलाइन हेल्पलाइन बनाई और सोशल मीडिया कंपनियों के साथ सख्त समझौते किए। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। लोग खुलकर अपनी समस्याएं बताने लगे, माता पिता सतर्क होने लगे, शिक्षक सक्रिय हो गए। आरव को महसूस हुआ कि पहली परीक्षा ने उसे और मजबूत बना दिया है। वो अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि भविष्य की समस्याओं को भी पहले ही पहचानने लगा है। रात को अपनी डायरी में उसने लिखा कि हर संकट हमें डराने नहीं, सिखाने आता है। अगर हम सीख ले तो अगला रास्ता आसान हो जाता है। उसे अब ये एहसास हो गया था कि उसकी भूमिका सिर्फ आग बुझाने की नहीं है। उसे आग लगने से पहले पानी तैयार रखना है और वो इस जिम्मेदारी को पूरे दिल से निभाने को तैयार था, क्योंकि अब वो जान चुका था ये पद नहीं, ये सेवा है और वो इसे सम्मान की तरह निभाएगा। पहली परीक्षा के असर और लगातार बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच आरव अब पूरी तरह अपने नए किरदार में ढल चुका था। आयोग का काम पहले से कहीं ज्यादा संगठित हो गया था। लोग अपने अपने काम में गंभीरता से जुटे थे और हर निर्णय के पीछे स्पष्ट सोच दिखाई देने लगी थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन आरव को अनुभव से पता था कि जब हालात बहुत शांत दिखने लगते हैं तब कहीं न कहीं कोई तूफान पनप रहा होता है। इन दिनों उसे कुछ अजीब सी सूचनाएं मिलने लगी थी। कुछ फाइलें समय पर नहीं पहुंच रही थी, कुछ रिपोर्ट अधूरी थी और कुछ मामलों में जानबूझकर देरी हो रही थी। शुरुआत में उसने इसे सामान्य प्रशासनिक कमजोरी समझा, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने बिना शोर मचाए अपनी एक भरोसेमंद टीम बनाई। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ, कानूनी सलाहकार और 2 ईमानदार वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उसने उनसे कहा कि वे हर विभाग की प्रक्रिया को अंदर से देखें और बिना किसी को शक हुए सच्चाई तक पहुंचे। आरव जानता था कि अगर उसने सीधे सवाल उठाए तो दोषी लोग और ज्यादा सतर्क हो जाएंगे।
इसलिए उसने धैर्य चुना। घर में वह इस तनाव को जाहिर नहीं करता था। अनाया को बस इतना लगता था कि वो थोड़ा ज्यादा थका हुआ रहने लगा है। वो उसे आराम करने की सलाह देती, लेकिन आरव जानता था कि अभी आराम का समय नहीं है। अर्जुन भी महसूस कर रहा था कि उसके पिता फिर से किसी अदृश्य लड़ाई में उलझ गए हैं। उसने एक दिन कहा कि अगर कोई समस्या है तो उसे अकेले नहीं झेलना चाहिए। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि यह समस्या अभी पूरी तरह सामने नहीं आई है, लेकिन वो जल्द आएगी। कुछ हफ्तों बाद टीम ने उसे अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी। उसमें साफ लिखा था कि आयोग के भीतर ही कुछ अधिकारी बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ मिलकर सूचनाएं लीक कर रहे हैं और मामलों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पढ़कर आरव को झटका लगा। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि ये गड़बड़ी बाहर से नहीं, अंदर से हो रही थी। उसने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा। नाम थे, तारीखें थी, सबूत थे, लेकिन उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। वो जानता था कि आधी जानकारी पर कदम उठाना खतरनाक हो सकता है। उसने जांच को और गहराई से बढ़ाने का आदेश दिया। इसी बीच मीडिया में कुछ खबरें आने लगी कि आयोग कुछ मामलों में पक्षपात कर रहा है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, कुछ मामलों को दबाया जा रहा है। आरव समझ गया कि ये उसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा है। लोग उसकी छवि को कमजोर करना चाहते थे। उसने तय किया कि वो जल्दबाजी नहीं करेगा। वो सच्चाई को पूरी तरह उजागर करेगा। ऑफिस में अब वो हर बैठक पर खुद नजर रखने लगा। वो हर फाइल को ध्यान से पढ़ता, हर रिपोर्ट की पुष्टि करवाता। कुछ लोग उसकी इस सतर्कता से परेशान होने लगे। उन्हें लगा कि अब उन्हें आसानी से खेल खेलने नहीं मिलेगा। घर में भी उसका मन अब ज्यादा बेचैन रहने लगा था। रात को वो देर तक जागता रहता, कभी फाइलें पढ़ता, कभी नोट्स बनाता। अनाया ने एक रात कहा कि वो फिर से खुद को भूलने लगा है। ये बात आरव के दिल में चुभ गई। उसे एहसास हुआ कि वो वही गलती दोहराने के करीब है जो पहले कर चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वो इस बार संतुलन नहीं खोएगा। अगले कुछ दिनों में जांच टीम ने और सबूत जुटाए। पता चला कि कुछ अधिकारी बड़ी कंपनियों से मोटी रकम लेकर जांच रिपोर्ट बदलते थे। कुछ मामलों को जानबूझकर कमजोर बनाते थे ताकि कंपनियां बच सकें। ये एक संगठित गिरोह था और ये कई महीनों से सक्रिय था। आरव को यह जानकर गुस्सा भी आया और दुख भी। उसे लगा कि वो जिस सिस्टम को ईमानदारी से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, वही अंदर से खोखला किया जा रहा है। लेकिन उसने गुस्से में कोई फैसला नहीं लिया। उसने सबूतों को कानूनी तरीके से मजबूत किया, सभी प्रक्रियाओं को दस्तावेजों में दर्ज किया और संबंधित एजेंसियों से गुप्त रूप से संपर्क किया। वो चाहता था कि जब कार्रवाई हो तो कोई बच न सके। इसी दौरान उसे धमकी भरे अनाम संदेश मिलने लगे। कुछ लोग उसे चेतावनी दे रहे थे कि ज्यादा गहराई में न जाए। कुछ उसे परिवार की सुरक्षा का हवाला दे रहे थे। ये देखकर आरव को पुराने दिन याद आ गए जब उसे डराने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। उसने सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने अनाया और अर्जुन को भी सतर्क रहने को कहा, लेकिन घबराने नहीं दिया। रात को उसने डायरी में लिखा कि सच्चाई का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम डर जाएं, तो झूठ जीत जाता है और वो झूठ को जीतने नहीं देगा। अब तूफान सामने आने वाला था और आरव उसके लिए तैयार था, क्योंकि उसने पहले ही तय कर लिया था कि चाहे कीमत कुछ भी हो, वो सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। छुपे हुए तूफान की परतें अब लगभग खुल चुकी थी। आरव के पास पर्याप्त सबूत थे, गवाह थे, दस्तावेज थे और वो मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। लेकिन ये सिर्फ भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं थी। ये एक संदेश देने का मौका भी था कि सिस्टम अंदर से चाहे जितना भी कमजोर दिखे, अगर नेतृत्व साफ हो तो उसे फिर से मजबूत किया जा सकता है। पिछले कुछ हफ्तों में उसने हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया था। हर ईमेल सुरक्षित रखा गया था, हर कॉल रिकॉर्ड की गई थी, हर बैठक का दस्तावेजीकरण किया गया था।
उसने किसी पर खुला आरोप लगाने से पहले सुनिश्चित किया कि कानूनी आधार मजबूत हो। वो नहीं चाहता था कि कोई तकनीकी कमी सच्चाई को कमजोर कर दे। एक सुबह उसने अपनी विश्वसनीय टीम को बुलाया। माहौल गंभीर था। सब जानते थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसने शांत स्वर में कहा कि अब समय आ गया है। उसके शब्दों में न गुस्सा था, न उत्तेजना, सिर्फ स्पष्टता थी। उसी दिन संबंधित एजेंसियों के साथ संयुक्त कार्रवाई शुरू हुई। जिन अधिकारियों पर शक था, उनके दफ्तरों की जांच हुई, कंप्यूटर जब्त हुए, बैंक खातों की जानकारी निकाली गई, फोन रिकॉर्ड खंगाले गए, और जो सामने आया वो किसी फिल्मी साजिश से कम नहीं था। कई महीनों से बड़ी तकनीकी कंपनियों से मोटी रकम लेकर रिपोर्ट बदली जा रही थी। डेटा सुरक्षा के गंभीर मामलों को हल्का दिखाया जाता था। कुछ मामलों को जानबूझकर दबा दिया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस नेटवर्क की जड़ें आयोग से बाहर भी फैली हुई थी। खबर बाहर आते ही मीडिया में हलचल मच गई। चैनलों पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इसे आयोग की विफलता बता रहे थे, तो कुछ इसे साहसी कदम कह रहे थे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। लेकिन आरव ने कोई सार्वजनिक बयान देने की जल्दबाजी नहीं की। वो चाहता था कि पहले कार्रवाई पूरी हो। घर में अनाया को अब सब कुछ समझ में आने लगा था। उसने देखा कि हालात गंभीर हैं, लेकिन इस बार उसके पति के चेहरे पर पहले जैसा तनाव नहीं था। उसमें दृढ़ता थी, संतुलन था और अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने भी महसूस किया कि ये उसके पिता की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसने उनसे कहा कि वो अब डरता नहीं, क्योंकि उसने अपने पिता को हर मुश्किल में खड़े होते देखा है। जांच आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क उजागर हो गया। कुछ वरिष्ठ अधिकारी निलंबित हुए, कुछ को गिरफ्तार किया गया, कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया गया और आयोग के भीतर नई पारदर्शी प्रक्रिया लागू की गई। आरव ने खुद सभी कर्मचारियों को संबोधित किया। उसने किसी का नाम लेकर अपमान नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि संस्था की ताकत उसके नियमों में नहीं, उसके मूल्यों में होती है। अगर मूल्य टूट जाए तो नियम भी खोखले हो जाते हैं। उसकी ये बात सीधे दिलों तक पहुंची। कई ईमानदार कर्मचारियों की आंखों में गर्व दिखा। कुछ लोगों ने राहत की सांस ली और कुछ को शर्म महसूस हुई। मीडिया ने अब उसकी सराहना शुरू कर दी। उन्होंने लिखा कि ये कदम साबित करता है कि आयोग अंदर से साफ होना चाहता है। लेकिन आरव इन सुर्खियों से दूर रहा। वो जानता था कि ये जीत नहीं, जिम्मेदारी का हिस्सा है। रात को वो घर लौटा तो बहुत थका हुआ था, लेकिन भीतर से हल्का था। अनाया ने उसके लिए चुपचाप खाना परोसा। दोनों ने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उस रात घर में एक अलग ही शांति थी। आरव ने अपनी डायरी खोली और लिखा कि सच का प्रहार हमेशा शोर से नहीं होता। कभी कभी वो चुपचाप होता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। उसने लिखा कि उसे गर्व है कि उसने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। उसे ये भी एहसास हुआ कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत नहीं थी, बल्कि खुद के भीतर के डर पर भी जीत थी। अगले दिन उसने आयोग की नई आचार संहिता जारी की। हर निर्णय पारदर्शी होगा, हर प्रक्रिया रिकॉर्ड होगी और हर कर्मचारी को नियमित नैतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसने ये सुनिश्चित किया कि भविष्य में ऐसी साजिशें जड़ न पकड़ सके। धीरे धीरे माहौल सामान्य होने लगा, लेकिन इस घटना ने आयोग को बदल दिया था। अब लोग ज्यादा सतर्क थे, ज्यादा जिम्मेदार थे। आरव को लगा कि यह तूफान जरूरी था, क्योंकि उसने छुपी हुई कमजोरियों को उजागर कर दिया और अब संस्था पहले से ज्यादा मजबूत खड़ी थी। उसने छत पर जाकर आसमान की ओर देखा। हवा हल्की थी, शहर की रोशनी शांत थी। उसे लगा कि हर अंधेरा अंततः रोशनी को जगह देता है, और उसने एक बार फिर खुद से कहा कि वो हर तूफान के लिए तैयार है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं है। उसके साथ सच है, उसका परिवार है और उसका अडिग इरादा है। सच के प्रहार के बाद आयोग
और आरव दोनों के जीवन में एक नया दौर शुरू हो चुका था। जिस तूफान ने महीनों तक अंदर ही अंदर उथल पुथल मचाई थी, वो अब शांत हो चुका था। लेकिन जैसे हर बड़े तूफान के बाद धरती पर नई मिट्टी जमती है, वैसे ही इस घटना के बाद व्यवस्था में भी नई मजबूती आ गई थी। ऑफिस का माहौल पहले से अलग लगने लगा था। लोग अब ज्यादा सतर्क थे, ज्यादा ईमानदार थे और ज्यादा जिम्मेदार भी। हर फाइल समय पर पहुंचती, हर रिपोर्ट पूरी तैयारी के साथ आती और हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाता। अब कोई भी काम सिर्फ औपचारिकता नहीं रह गया था। आरव रोज सुबह ऑफिस पहुंचते समय इस बदलाव को महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत सिर्फ दोषियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने सोच की दिशा बदल दी है। अब जब वो गलियारों से गुजरता तो कर्मचारियों की आंखों में डर नहीं, सम्मान दिखता था। उसे ये देखकर भीतर से संतोष मिलता। घर में भी वातावरण हल्का हो गया था। अनाया अब पहले जैसी चिंता में नहीं रहती थी। उसे लगता था कि उसका पति अब पहले से ज्यादा मजबूत और संतुलित हो गया है। वो काम के दबाव के बावजूद घर पर मुस्कुराकर आता, परिवार के साथ समय बिताता और खुद को उनसे दूर नहीं करता। अर्जुन भी इस पूरे घटनाक्रम से बहुत कुछ सीख चुका था। उसने महसूस किया कि सच्चाई के लिए लड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उसका असर लंबे समय तक रहता है। अब वो अपने हर प्रोजेक्ट में पारदर्शिता और नैतिकता को पहले से ज्यादा महत्व देने लगा था। आरव के पास अब देश के कई हिस्सों से पत्र आने लगे। लोग उसे धन्यवाद दे रहे थे कि उसने सिस्टम को बचाने की कोशिश की। कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत कहानियां साझा कर रहे थे कि कैसे डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी ने उनकी जिंदगी बिगाड़ दी थी और कैसे अब उन्हें न्याय मिला है। इन पत्रों को पढ़ते हुए आरव कई बार भावुक हो जाता। उसे लगता था कि उसके फैसलों का असली मतलब अब समझ में आ रहा है। मीडिया में भी उसकी छवि और मजबूत हो गई थी। पहले जहां लोग उसे एक सफल अधिकारी के रूप में देखते थे, अब वे उसे एक भरोसेमंद नेता मानने लगे थे। लेकिन आरव ने कभी इन तारीफों को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। उसे पता था कि तारीफें जितनी जल्दी मिलती है, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाती है। असल चीज है लगातार सही रहना। ऑफिस में उसने अब भविष्य की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि आयोग सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली संस्था बनकर रह जाए। उसका सपना था कि ये संस्था पहले ही खतरे पहचान ले और उन्हें बढ़ने से रोक दे। उसने एक विशेष अनुसंधान प्रकोष्ठ बनाया जिसमें युवा विशेषज्ञों को शामिल किया गया। ये टीम लगातार नई तकनीकों, नए खतरों और नए रुझानों पर अध्ययन करती थी। इसके साथ ही उसने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी डिजिटल सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करवाए, ताकि सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग सुरक्षित रहें। एक दिन वो खुद एक छोटे शहर के स्कूल में गया। वहां उसने बच्चों और शिक्षकों से बातचीत की। उसने उन्हें इंटरनेट के फायदे भी बताए और खतरे भी। उसने उन्हें डराया नहीं बल्कि समझाया। बच्चों की चमकती आंखें देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि यही असली निवेश है। घर लौटते समय उसने अनाया से कहा कि उसे पहली बार महसूस हो रहा है कि उसका काम सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे लोगों की जिंदगी छू रहा है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा कि यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। इसी दौरान सरकार ने उसे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना। यह सम्मेलन डिजिटल नैतिकता पर आधारित था। आरव जानता था कि यह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक और जिम्मेदारी है। उसने इसकी तैयारी गंभीरता से शुरू की। रात रात भर अध्ययन किया, विशेषज्ञों से चर्चा की, पुराने मामलों का विश्लेषण किया। वो चाहता था कि जब वो मंच पर बोले तो सिर्फ शब्द ना हो, अनुभव हो। घर में अर्जुन उसकी मदद करता। वो नई तकनीकी रिपोर्ट लाता, नए शोध पत्र दिखाता और चर्चा करता। दोनों के बीच अब गुरु शिष्य जैसा रिश्ता बन गया था। आरव को ये बहुत अच्छा लगता। उसे लगता कि उसकी सोच अगली पीढ़ी में जा रही है। एक शाम वो छत पर बैठा सूरज को ढलते देख रहा था। हल्की हवा चल रही थी।
आसमान सुनहरा हो गया था। उसने सोचा कि जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तूफान आते हैं, सब कुछ हिला देते हैं, लेकिन फिर धूप निकलती है और वही धूप हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब वो उस धूप में खड़ा था, मजबूत, शांत और तैयार, क्योंकि उसे पता था कि अंतिम मंजिल अभी बाकी है और वहां तक पहुंचने के लिए उसे इसी तरह सच्चाई और संतुलन के साथ चलते रहना होगा। तूफान के बाद की धूप में खड़े आरव के सामने अब एक नया आकाश खुल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल नैतिकता सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करना केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि ये पूरे देश की सोच और दिशा को दुनिया के सामने रखने का अवसर था। आरव इसे बहुत गंभीरता से ले रहा था। वो जानता था कि मंच पर बोले गए कुछ शब्द भी लाखों लोगों की सोच बदल सकते हैं। सम्मेलन से पहले के दिन उसके लिए बेहद व्यस्त रहे। सुबह से शाम तक बैठकों, रिपोर्टों और तैयारियों का सिलसिला चलता रहता। वो हर विषय को गहराई से समझना चाहता था। डेटा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, फेक न्यूज और डिजिटल लत जैसे मुद्दों पर वो घंटों पढ़ता और विशेषज्ञों से चर्चा करता। घर में भी अब एक अलग-सा माहौल था। अनाया उसे बिना बोले समझती थी कि वो मानसिक रूप से कितना व्यस्त है। वो उसकी पसंद का खाना बनाती, रात को चाय लेकर आती और कभी-कभी बिना कुछ कहे उसके पास बैठ जाती। इस खामोश सहयोग में आरव को बहुत ताकत मिलती थी। अर्जुन भी उसकी तैयारी में पूरी तरह शामिल था। वो नई तकनीकी रिपोर्ट ढूंढ कर लाता, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उदाहरण देता और अपने पिता के साथ देर रात तक चर्चा करता। दोनों के बीच अब केवल पिता पुत्र का नहीं, बल्कि दो विचारशील लोगों का रिश्ता बन चुका था। सम्मेलन का दिन करीब आता जा रहा था। जब आरव विमान में बैठा तो उसने खिड़की से बाहर बादलों को देखा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी यात्रा इन्हीं बादलों की तरह रही है, कभी घनी, कभी हल्की, कभी तूफानी, कभी शांत। अब वो एक नई ऊंचाई पर जा रहा था। विदेश की धरती पर उतरते ही उसे एक अलग-सा अनुभव हुआ। अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग माहौल, लेकिन मुद्दे वही थे, इंसान और तकनीक के बीच संतुलन। सम्मेलन स्थल बहुत भव्य था। दुनिया भर के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। हर कोई अपने अनुभव और विचार साझा करने आया था। आरव को जब अपना नाम सूची में दिखा तो उसे गर्व भी हुआ और जिम्मेदारी भी महसूस हुई। उसका भाषण सम्मेलन के दूसरे दिन था। पहले दिन वो दूसरे वक्ताओं को सुनता रहा। किसी ने तकनीकी समाधान पर बात की, किसी ने कानून पर, तो किसी ने व्यापार पर, लेकिन उसे महसूस हुआ कि बहुत कम लोग इंसानी पहलू पर बात कर रहे हैं। यही उसकी ताकत थी। अगले दिन जब वो मंच पर पहुंचा तो हॉल पूरी तरह भरा हुआ था। सामने अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि बैठे थे। कैमरे चल रहे थे। माहौल गंभीर था। उसने बोलना शुरू किया। उसने किसी जटिल शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी बात आम इंसान की भाषा में रखी। उसने अपने देश के उदाहरण दिए, गांव के बच्चों की कहानी सुनाई, डिजिटल धोखाधड़ी से पीड़ित बुजुर्गों की बात की, ऑनलाइन बुलिंग से परेशान युवाओं का जिक्र किया। उसने बताया कि तकनीक तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक वो इंसान की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता न दे। हॉल में सन्नाटा था। लोग ध्यान से सुन रहे थे। कई लोगों की आंखों में भावनाएं दिख रही थी। जब उसका भाषण खत्म हुआ तो पूरे हॉल में तालियों की गूंज फैल गई। ये औपचारिक तालियां नहीं थी, ये सम्मान की तालियां थी। कई विदेशी प्रतिनिधि बाद में उससे मिलने आए। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने तकनीक को दिल से जोड़कर समझाया है। कुछ संस्थाओं ने भारत के साथ मिलकर परियोजनाएं शुरू करने की इच्छा जताई। आरव को लगा कि उसकी मेहनत सफल हुई, लेकिन उसने इसे अपनी जीत नहीं माना। उसने इसे अपने देश की सोच की जीत माना। सम्मेलन के बाकी दिनों में वो कई गोलमेज चर्चाओं में शामिल हुआ। उसने नए विचार सीखे, नई दृष्टि पाई
और ये समझा कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। घर लौटते समय विमान में बैठकर उसने बहुत कुछ सोचा। उसे लगा कि अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही, अब वो वैश्विक स्तर पर भी एक भूमिका निभा रहा है। घर पहुंचते ही अनाया और अर्जुन ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों की आंखों में गर्व साफ दिख रहा था। आरव ने महसूस किया कि उसने एक और पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन यात्रा अभी बाकी है, क्योंकि असली मंजिल हमेशा आगे होती है और वो उसके लिए तैयार था। शांत, मजबूत और संतुलित। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से लौटने के बाद आरव के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। अब वो सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने भी एक भरोसेमंद चेहरा बन चुका था। ये पहचान उसके लिए गर्व की बात थी, लेकिन साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी थी। उसे एहसास था कि अब उसके हर कदम पर न सिर्फ देश, बल्कि कई देशों की निगाहें रहेंगी। घर लौटने के बाद कुछ दिन उसने आराम करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा था। फोन लगातार बजता रहता, कभी विदेशी संस्थाओं के मेल आते, कभी सरकारी विभागों के संदेश, तो कभी मीडिया के इंटरव्यू के अनुरोध। ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी फिर से तेज रफ्तार पकड़ रही है। अनाया ये सब देखकर थोड़ा चिंतित होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं आरव फिर से खुद को काम में खो न दे। एक शाम उसने बड़े प्यार से कहा कि सफलता के साथ साथ सीमाएं बनाना भी जरूरी है, वरना इंसान अपनी ही बनाई ऊंचाइयों में फंस जाता है। आरव ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उसे याद आया कि पहले भी उसने यही गलती की थी और वह इसे दोहराना नहीं चाहता था। इसी बीच सरकार और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा। ये पहल एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों में डिजिटल सुरक्षा और नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए थी। इसके समन्वय की जिम्मेदारी आरव को देने की बात चल रही थी। ये परियोजना बहुत बड़ी थी। कई देश, कई संस्थाएं, कई हित, कई टकराव। आरव समझ गया कि यह सिर्फ तकनीकी काम नहीं होगा, बल्कि कूटनीति, संस्कृति और राजनीति से जुड़ा एक जटिल मिशन होगा। उसने इसे स्वीकार करने से पहले बहुत सोचा। उसने विशेषज्ञों से राय ली, परिवार से चर्चा की और अपने भीतर भी झांका। अंततः उसने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, क्योंकि उसे लगा कि ये मौका केवल उसकी प्रगति के लिए नहीं, बल्कि कई देशों के भविष्य के लिए है। नई परियोजना के तहत उसे कई बार विदेश यात्रा करनी पड़ी। अलग अलग देशों की परिस्थितियां, उनकी समस्याएं और उनकी सोच को समझना आसान नहीं था। कहीं इंटरनेट की सुविधा कम थी, कहीं शिक्षा की कमी थी, तो कहीं राजनीतिक अस्थिरता। हर जगह चुनौतियां अलग थी, लेकिन मूल समस्या एक ही थी, तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग। आरव हर देश में जाकर स्थानीय लोगों से मिलता, अधिकारियों से ज्यादा वो आम नागरिकों की बात सुनता। उसे लगता था कि असली सच्चाई वही बताते हैं जिन पर सिस्टम का सीधा असर पड़ता है। कहीं किसी किसान ने बताया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी ने उसकी सारी बचत छीन ली। कहीं किसी छात्र ने कहा कि सोशल मीडिया ने उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया। कहीं किसी मां ने रोते हुए बताया कि उसका बच्चा ऑनलाइन खेलों की लत में फंस गया है। ये कहानियां आरव के दिल में उतर जाती। उसे महसूस होता कि उसका काम सिर्फ नीतियां बनाना नहीं है, बल्कि इन दर्द भरी आवाजों को सिस्टम तक पहुंचाना है। लेकिन इस बढ़ती पहचान के साथ विरोध भी बढ़ने लगा था। कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट समूह इस पहल से खुश नहीं थे। उन्हें डर था कि सख्त नियमों से उनका मुनाफा कम होगा। पर्दे के पीछे से दबाव आने लगे। कुछ समझौते के प्रस्ताव आए, कुछ चेतावनियां मिली, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी नीतियों पर सवाल उठाए गए। आरव ये सब देखकर परेशान नहीं हुआ। उसे पता था कि सही रास्ते पर चलने वाले को हमेशा विरोध झेलना पड़ता है। घर में वो अपनी यात्राओं के बावजूद परिवार से जुड़ा रहता। वीडियो कॉल पर अनाया से बातें करता, अर्जुन की प्रगति के बारे में पूछता और उन्हें हर हाल में भरोसा दिलाता कि वे उसकी प्राथमिकता है।
अनाया भी उसे मानसिक सहारा देती। वो कहती कि जितनी ऊंचाई पर वो पहुंच रहा है उतनी ही गहराई से उसे जमीन से जुड़ा रहना होगा। एक बार जब वो लगातार यात्राओं से थककर लौटा तो उसे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि ये लगातार तनाव और थकान का नतीजा है। ये चेतावनी थी, शरीर की और शायद जिंदगी की भी। उस दौरान अनाया और अर्जुन ने उसका पूरा ध्यान रखा। उसे एहसास हुआ कि वो चाहे कितना भी मजबूत क्यों न बन जाए, इंसान ही है। उसे आराम की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है। उसने तय किया कि अब वो अपनी सेहत को भी उतनी ही प्राथमिकता देगा जितनी अपने काम को। इसी दौरान परियोजना के पहले चरण की रिपोर्ट आई। नतीजे सकारात्मक थे। कई देशों में जागरूकता बढ़ी थी। धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई थी। बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए नए नियम बने थे। ये देखकर आरव को बहुत संतोष हुआ। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन वह जानता था कि यह रास्ता लंबा है और हर नई ऊंचाई एक नई परीक्षा लेकर आती है। अब उसके सामने अगली कसौटी थी। क्या वो इस बढ़ती जिम्मेदारी के साथ भी अपना संतुलन बनाए रख पाएगा या फिर से खुद को खो देगा? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। लगातार यात्राओं, बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच आरव का जीवन फिर से तेज रफ्तार पकड़ चुका था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो इसे पहचान रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वही पुरानी थकान, वही मानसिक दबाव और वही खुद को भूल जाने की आदत धीरे धीरे वापस आ रही है। लेकिन अब वो पहले जैसा अनजान नहीं था। अब वो हर संकेत को समझने लगा था। बुखार से उबरने के बाद भी उसकी कमजोरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शरीर अक्सर थका हुआ महसूस करता और मन भी जल्दी परेशान हो जाता। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अगर उसने अपनी दिनचर्या नहीं बदली तो आगे चलकर गंभीर समस्याएं हो सकती है। ये चेतावनी उसके लिए बहुत गंभीर थी। पहले वो ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देता, अब वो रुककर सोचने लगा। ऑफिस में काम का बोझ लगातार बढ़ रहा था। नई अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं, देश के भीतर सुधार कार्यक्रम, मीडिया की निगरानी और राजनीतिक दबाव सब एक साथ चल रहे थे। हर कोई उससे तुरंत निर्णय चाहता था, लेकिन इंसान मशीन नहीं होता। ये बात अब उसे अच्छी तरह समझ में आ रही थी। अनाया उसकी हालत को सबसे पहले पहचानती थी। वो देखती थी कि आरव अब पहले की तरह खुलकर नहीं हंसता, देर रात तक फाइलों में डूबा रहता और कभी कभी बिना वजह चुप हो जाता। एक शाम उसने उससे कहा कि वो फिर से खुद को खोने के करीब है। ये बात सुनकर आरव को झटका लगा। उसे लगा कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अर्जुन भी अब अपने पिता को लेकर चिंतित था। उसने कहा कि अगर वो खुद का ध्यान नहीं रखेगा तो दूसरों की मदद कैसे करेगा। उसने उदाहरण दिए कि कैसे कई बड़े नेता और अधिकारी समय से पहले टूट गए क्योंकि उन्होंने संतुलन नहीं रखा। ये शब्द आरव के दिल में उतर गए। उसने खुद से पूछा कि क्या वह भी उसी रास्ते पर जा रहा है। कुछ दिनों बाद एक और कठिन स्थिति सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में शामिल एक देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। वहां के नेता डिजिटल सुधारों को रोकना चाहते थे। उन्होंने परियोजना को राजनीति का हिस्सा बना दिया था। आरव को तुरंत वहां जाना पड़ा। ये यात्रा बहुत तनावपूर्ण थी। मीटिंग्स लंबी थी, बहस तीखी थी, दबाव भारी था। उसके सामने एक तरफ उस देश के नागरिकों का भविष्य था और दूसरी तरफ सत्ता की राजनीति। उसने संतुलन के साथ बातचीत की, न झुका, न टकराया, बल्कि रास्ता निकाला। आखिरकार एक समझौता हुआ, लेकिन इस प्रक्रिया ने उसे अंदर से थका दिया। वापस लौटते समय विमान में बैठकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। उसे याद आया कि पहले भी वो इसी तरह खुद को खींचता रहा था जब तक टूट नहीं गया था। वो अब टूटना नहीं चाहता था। घर पहुंचते ही वो सीधे सो गया। लगभग पूरा दिन वो सोता रहा। जब उठा तो अनाया उसके पास बैठी थी।
उसने कहा कि उसे डर लगने लगा है कि काम उसे उनसे दूर कर देगा। ये बात आरव के लिए बहुत भारी थी। उसे लगा कि सारी उपलब्धियां, सारी पहचान, सारी प्रशंसा तब बेकार है अगर वो अपने अपनों से दूर हो जाए। उस रात वो देर तक जागता रहा, सोचता रहा, अपने जीवन को टटोलता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने फिर से सब कुछ खुद ही करने की गलती शुरू कर दी है। वो टीम पर भरोसा करने के बजाय खुद हर बोझ उठाने लगा था। ये उसकी कमजोरी थी और अब वो इसे सुधारना चाहता था। अगले दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी जिम्मेदारियों का पुनर्गठन किया। कुछ काम उपाध्यक्षों को सौंपे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रतिनिधि भेजे, खुद को हर जगह मौजूद रहने की मजबूरी से मुक्त किया। उसने ये भी तय किया कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन पूरी तरह परिवार के लिए रखेगा। कोई मीटिंग नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ घर। ऑफिस में कुछ लोग हैरान थे। कुछ को लगा कि वो पीछे हट रहा है, लेकिन आरव जानता था कि वो पीछे नहीं हट रहा। वो खुद को बचा रहा है, क्योंकि बिना खुद को बचाए वो किसी को नहीं बचा सकता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ये फैसला सही था। उसकी ऊर्जा लौटने लगी, उसकी सोच साफ होने लगी। वो बैठकों में ज्यादा प्रभावी होने लगा। घर में भी माहौल फिर से खुशहाल हो गया। अनाया के चेहरे पर राहत थी। अर्जुन फिर से उसके साथ खुलकर बातें करने लगा। एक शाम तीनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की थी, आसमान साफ था। आरव ने महसूस किया कि ये वही सुकून है जिसे पाने के लिए उसने इतना संघर्ष किया था। उसने मन ही मन खुद से कहा कि असली जीत सत्ता नहीं है, असली जीत संतुलन है। काम और परिवार के बीच, कर्तव्य और खुशी के बीच, महत्वाकांक्षा और शांति के बीच। और आज उसने ये संतुलन फिर से पा लिया था। वो जानता था कि आगे भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब वो तैयार था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि मजबूत वही नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वही होता है जो गिरकर भी खुद को संभाल ले और आगे बढ़े, शांति के साथ, सम्मान के साथ और अपने लोगों के साथ। संतुलन की परीक्षा को पार करने के बाद आरव के जीवन में एक नई तरह की स्थिरता उतरने लगी थी। ये स्थिरता जड़ता नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई शांति थी। अब वो अपने काम, परिवार और खुद के बीच एक ऐसा तालमेल बना चुका था जिसमें कोई भी हिस्सा उपेक्षित नहीं होता था। सुबह की शुरुआत अब पहले से ज्यादा सुकून भरी होने लगी थी। वो जल्दी उठकर योग करता, फिर कुछ देर टहलने जाता और उसके बाद अनाया के साथ नाश्ता करता। दोनों अब दिन की शुरुआत ही बातचीत से करते, जिससे मन हल्का रहता। ऑफिस में भी उसकी कार्यशैली और निखर गई थी। उसने अपनी टीम को ज्यादा अधिकार दिए थे। फैसले सामूहिक रूप से लिए जाते थे। इससे न सिर्फ काम का बोझ बंटा, बल्कि जिम्मेदारी की भावना भी बढ़ी। कर्मचारी अब उसे सिर्फ बॉस नहीं, मार्गदर्शक मानते थे। आरव खुद भी इस बदलाव से खुश था। उसे लगता था कि यही असली नेतृत्व है। अर्जुन भी अब अपने करियर को लेकर स्पष्ट हो चुका था। उसने सामाजिक तकनीक और नीति निर्माण के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के लिए आवेदन कर दिया था। वो चाहता था कि भविष्य में वह भी अपने पिता की तरह देश और समाज के लिए कुछ ठोस कर सके। आरव और अनाया दोनों को यह सुनकर बहुत गर्व हुआ। उन्हें लगा कि उनका बेटा सही रास्ते पर है। इसी दौरान सरकार ने आयोग की उपलब्धियों पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें आरव को विशेष सम्मान दिया जाना था। पहले वो ऐसे कार्यक्रमों से दूरी रखता था, लेकिन इस बार उसने जाने का फैसला किया, क्योंकि ये सिर्फ उसका नहीं, पूरी टीम का सम्मान था। कार्यक्रम में जब उसका नाम पुकारा गया तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसने मंच पर जाकर पुरस्कार लिया और संक्षिप्त भाषण दिया। उसने अपने काम का श्रेय अकेले नहीं लिया, बल्कि अपनी टीम, परिवार और देशवासियों को दिया। लोगों को उसकी सादगी बहुत पसंद आई। मीडिया ने इसे विनम्र नेतृत्व की मिसाल कहा, लेकिन आरव जानता था कि असली संतोष इन सुर्खियों में नहीं,
बल्कि रोज के छोटे छोटे बदलावों में है। घर लौटकर उसने अनाया से कहा कि उसे अब सम्मान से ज्यादा रिश्तों की कीमत समझ में आने लगी है। अनाया ने मुस्कुराकर कहा कि यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ दिनों बाद उसे एक पुरानी दोस्त से मिलने का मौका मिला जो उसके संघर्ष के दिनों की गवाह थी। दोनों ने बैठकर पुराने किस्से याद किए। उन्होंने उन दिनों की बातें की जब भविष्य धुंधला लगता था। अब वही भविष्य साफ और उज्जवल दिख रहा था। आरव को यह एहसास हुआ कि समय कितना बदल देता है। कभी जो डर लगता था वही आज ताकत बन गया है। ऑफिस में अब नई पीढ़ी के अधिकारी उभरने लगे थे। वे नए विचार लाते, नए तरीके अपनाते और कभी कभी आरव को भी चौंका देते। उसे ये देखकर खुशी होती कि व्यवस्था अब उसके बिना भी चल सकती है। ये किसी नेता के लिए सबसे बड़ी सफलता होती है। एक शाम वो अकेला अपनी बालकनी में बैठा था। आसमान में हल्की सी लालिमा थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि जीवन भी ऐसा ही है। दिन भर संघर्ष, शाम को शांति, रात को सुकून। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी इसी लय में चल रही है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी, बस सही। अनाया उसके पास आकर बैठ गई। दोनों ने बिना कुछ कहे आसमान को देखा। ये चुप्पी अब उन्हें असहज नहीं लगती थी। ये उनके रिश्ते की गहराई का प्रमाण थी। आरव ने मन ही मन महसूस किया कि वो अब किसी मंजिल की तलाश में नहीं है। वो उसी मंजिल पर खड़ा है जहां मन शांत है, जहां रिश्ते मजबूत है, जहां काम सार्थक है और जहां भविष्य से डर नहीं लगता। ये नई सुबह की आहट थी। नई सुबह की आहट के साथ आरव के जीवन में जो स्थिरता आई थी, वो अब धीरे धीरे उसके पुराने अधूरे सपनों को पूरा करने का रास्ता भी खोल रही थी। कभी भागदौड़, संघर्ष और बदले की आग में उसने कई इच्छाओं को दबा दिया था। कुछ सपने उसने समय के डर से छोड़ दिए थे, तो कुछ जिम्मेदारियों के बोझ में दब गए थे। अब जब जिंदगी संतुलन में आ चुकी थी, तो वे सारे सपने फिर से सिर उठाने लगे थे। एक दिन वो अपनी पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। उसमें उसे कुछ पुराने कागज मिले, बचपन के निबंध, कॉलेज के नोट्स, शुरुआती दिनों की योजनाएं और कुछ अधूरी डायरी। उन पन्नों को पलटते हुए उसे याद आया कि कभी वो सिर्फ एक ईमानदार इंसान बनना चाहता था जो समाज में बदलाव ला सके। तब उसने कभी पद, ताकत या पहचान के बारे में नहीं सोचा था। उसे एहसास हुआ कि वो कहीं न कहीं वही इंसान बन चुका है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसने अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ दूसरों के लिए जिया, सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई। अब वो अपने लिए भी कुछ करना चाहता था। उसने अनाया से बात की और बताया कि वो एक सार्वजनिक पुस्तकालय और डिजिटल लर्निंग सेंटर खोलना चाहता है, जहां गरीब और ग्रामीण बच्चों को मुफ्त शिक्षा और तकनीकी सुविधा मिल सके। ये उसका पुराना सपना था जो कभी पूरा नहीं हो पाया था। अनाया ने तुरंत उसका समर्थन किया। उसे लगा कि ये काम आरव की आत्मा से जुड़ा है। अर्जुन भी इस योजना में शामिल हो गया। उसने आधुनिक तकनीक और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। तीनों ने मिलकर इस परियोजना पर काम शुरू किया। उन्होंने शहर के बाहर एक पुरानी इमारत को चुना जो वर्षों से बंद पड़ी थी। उसे नया रूप देने का काम शुरू हुआ। दीवारें रंगी गई, कमरे बनाए गए, कंप्यूटर लगाए गए और किताबें मंगवाई गई। आरव हर रविवार वहां जाकर काम की प्रगति देखता। वो मजदूरों से बात करता, इंजीनियरों से चर्चा करता और खुद भी कई बार हाथ बंटाता। उसे इसमें अजीब सी खुशी मिलती थी। ये खुशी किसी पुरस्कार से बड़ी थी। जब केंद्र तैयार हो गया तो उद्घाटन का दिन भी आ गया। कोई भव्य आयोजन नहीं रखा गया। सिर्फ आसपास के बच्चे, शिक्षक, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और परिवार के लोग मौजूद थे। आरव ने बहुत साधारण शब्दों में बात की। उसने कहा कि ये जगह सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, सपने देखने के लिए है। बच्चों की आंखों में चमक देखकर उसका मन भर आया। उसे लगा कि उसने अपने जीवन का एक और अधूरा सपना पूरा कर लिया है।
इसी दौरान उसे पता चला कि उसके पुराने गांव में अब भी इंटरनेट और शिक्षा की भारी कमी है। उसने तुरंत वहां भी इसी तरह का केंद्र खोलने का फैसला किया। अब ये सिर्फ एक परियोजना नहीं रही, ये एक आंदोलन बन गया। धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी लोग इससे जुड़ने लगे। कई स्वयंसेवक आगे आए, कुछ कंपनियों ने भी मदद की। आरव ने सुनिश्चित किया कि ये पहल व्यावसायिक न बने, ये सेवा ही रहे। घर में इस काम को लेकर एक अलग उत्साह था। अनाया नए कार्यक्रमों की योजना बनाती, अर्जुन तकनीकी टीम संभालता और आरव पूरी व्यवस्था को दिशा देता। इस प्रक्रिया में उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। वे सिर्फ परिवार नहीं, एक मिशन की टीम बन चुके थे। एक शाम जब वे तीनों केंद्र से लौट रहे थे तो आरव ने कहा कि उसे अब पहली बार महसूस हो रहा है कि वो सिर्फ व्यवस्था का हिस्सा नहीं बल्कि भविष्य का निर्माता भी बन रहा है। अनाया ने कहा कि यही उसकी असली पहचान है। अर्जुन ने कहा कि वो इस मिशन को आगे ले जाएगा। आरव को लगा कि उसका सपना अब उससे बड़ा हो चुका है और यही असली सफलता है। रात को उसने डायरी में लिखा कि कुछ सपने हमें दौड़ाते हैं और कुछ हमें सुकून देते हैं। ये सपना उसे सुकून दे रहा है। उसे अब कोई पछतावा नहीं था, कोई अधूरापन नहीं था। वो जानता था कि उसने जो करना था वो कर लिया है। अब जीवन सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आनंद भी है, सेवा भी है और संतोष भी। और इसी संतोष के साथ वो अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा था। सार्वजनिक पुस्तकालय और डिजिटल लर्निंग सेंटर की सफलता के बाद आरव के जीवन में एक नई चमक आ गई थी। ये चमक किसी पुरस्कार या पद से नहीं आई थी, बल्कि उन बच्चों की मुस्कान से आई थी जिनकी आंखों में अब सपने थे। वो जब भी उस केंद्र में जाता, बच्चों को किताबों में डूबा देखता, कंप्यूटर पर नई चीजें सीखते देखता, तो उसे लगता कि उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है। धीरे धीरे ये पहल सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रही। कई जिलों से लोग संपर्क करने लगे। शिक्षक, समाज सेवी और स्वयंसेवक इस मॉडल को अपनाना चाहते थे। आरव ने इसे किसी संस्था की तरह नहीं, बल्कि एक खुला मंच बनाया जहां कोई भी ईमानदारी से जुड़ सकता था। उसका उद्देश्य साफ था, यह काम उसके बाद भी चलता रहना चाहिए। घर में अब इस विषय पर अक्सर चर्चा होती। अनाया नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी लाती। अर्जुन तकनीकी विस्तार की योजनाएं बनाता। आरव सबको जोड़कर एक मजबूत ढांचा तैयार करता। तीनों के बीच अब रिश्ता सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि एक साझा सपने का बन चुका था। इसी दौरान आरव को एहसास हुआ कि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो अब पहले जैसा युवा नहीं रहा था। भले ही मन से वो मजबूत था, लेकिन शरीर उसे धीरे धीरे उसकी सीमाएं बता रहा था। उसे ये समझ आ गया था कि उसे अपने बाद की तैयारी भी करनी होगी। एक शाम वो अकेले अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। सामने दीवार पर परिवार की तस्वीरें लगी थी। उसने उन्हें ध्यान से देखा। हर तस्वीर एक दौर की कहानी कहती थी। उसने सोचा कि अगर कल वो न रहे तो क्या ये सब रुक जाएगा? ये सवाल उसे बेचैन कर गया और यहीं से उसके मन में विरासत की सोच पैदा हुई। उसने तय किया कि वो अपने काम को व्यक्तियों पर निर्भर नहीं रहने देगा। वो एक ऐसी संरचना बनाएगा जो उसके बिना भी चल सके। उसने अपने भरोसेमंद सहयोगियों, शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के शुरू की। उसने ट्रस्ट और फाउंडेशन की रूपरेखा तैयार करवाई, सब कुछ कानूनी और पारदर्शी तरीके से। वो चाहता था कि कोई भी भविष्य में इस पहल का गलत इस्तेमाल न कर सके। अर्जुन को उसने धीरे धीरे इसमें नेतृत्व की भूमिका में लाना शुरू किया। पहले वो सिर्फ तकनीकी पक्ष संभालता था, अब वो निर्णयों में भी शामिल होने लगा। आरव उसे हर फैसले के पीछे की सोच समझाता, गलतियों पर डांटता नहीं, बल्कि सीख देता। उसे लगता था कि यही असली विरासत है, सोच का हस्तांतरण। अनाया भी इस पूरी प्रक्रिया में बराबर की भागीदार थी। वो वित्तीय पारदर्शिता, महिला शिक्षा और सामाजिक संतुलन पर विशेष ध्यान देती।
उसके सुझावों से कई योजनाएं और मजबूत होती गई। एक दिन आरव ने पहली बार सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की कि आने वाले वर्षों में वो धीरे धीरे इस मिशन की कमान नई पीढ़ी को सौंप देगा। उसने कहा कि कोई भी काम तभी सफल होता है जब वो अपने निर्माता से आगे बढ़ सके। लोगों ने इस सोच की बहुत सराहना की। कई युवा इससे प्रेरित हुए। उन्हें लगा कि नेतृत्व का मतलब कुर्सी से चिपके रहना नहीं, बल्कि रास्ता बनाना है। मीडिया में भी इस पहल की चर्चा होने लगी। लोग इसे आरव मॉडल कहने लगे, लेकिन आरव ने कभी इसे अपने नाम से जोड़ने की कोशिश नहीं की। वो इसे समाज की संपत्ति मानता था। इसी दौरान उसे अपने पुराने दुश्मनों की याद भी आई। वे लोग जिन्होंने कभी उसे खत्म करने की कोशिश की थी, जो लालच और सत्ता में डूबे थे। आज वे कहीं नहीं थे और वो यहां खड़ा था, शांति के साथ, सम्मान के साथ और संतोष के साथ। उसे एहसास हुआ कि असली जीत यही है। एक शाम वो केंद्र के एक कमरे में बैठा बच्चों को पढ़ते हुए देख रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला कि वो बड़ा होकर आरव जैसा बनना चाहता है। ये सुनकर आरव की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि यही उसकी असली विरासत है। नाम नहीं, दौलत नहीं, पद नहीं, प्रेरणा। रात को उसने डायरी में लिखा कि जब सपने दूसरों के जीवन में जगह बनाने लगे, तब वे विरासत बन जाते हैं। और अब उसके सपने विरासत बन चुके थे। सपनों के विरासत में बदल जाने के बाद आरव के जीवन में एक ऐसी स्थिरता आ चुकी थी जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। यह स्थिरता किसी ठहराव की तरह नहीं थी, बल्कि एक संतुलित प्रवाह की तरह थी, जिसमें हर चीज अपनी सही जगह पर थी। उसका मन अब किसी अधूरी इच्छा या अनकहे पछतावे से भरा नहीं था। उसे लगता था कि उसने जीवन से जो मांगा था, उससे कहीं ज्यादा पा लिया है। अब वो सुबह उठते समय किसी जल्दबाजी में नहीं रहता था। खिड़की से आती धूप को देखता, गहरी सांस लेता और मन ही मन धन्यवाद करता कि उसे इतना समृद्ध जीवन मिला। अनाया के साथ उसकी सुबह की चाय अब एक छोटी सी रस्म बन चुकी थी, जिसमें दोनों अपने दिन की योजनाएं साझा करते, कभी हंसते और कभी बीते दिनों को याद करते। उनकी बातचीत में अब कोई शिकायत नहीं होती थी, सिर्फ समझ होती थी। आरव ने धीरे धीरे अपने आधिकारिक कामों में भी बदलाव शुरू कर दिया था। उसने कुछ जिम्मेदारियां अपने योग्य सहयोगियों को सौंप दी थी। अब वो हर निर्णय का केंद्र नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि लोग खुद आगे बढ़े, खुद निर्णय लें और खुद जिम्मेदारी उठाएं। ये बदलाव आसान नहीं था। कई लोग अब भी चाहते थे कि हर चीज आरव ही तय करे, लेकिन उसने धैर्य के साथ सबको सिखाया कि नेतृत्व का मतलब नियंत्रण नहीं, विश्वास होता है। घर में अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर हो गया था। वो अपने प्रोजेक्ट्स खुद संभालता, समाज सेवी कार्यक्रमों में सक्रिय रहता और नई पीढ़ी के साथ जुड़कर काम करता। आरव जब उसे देखता तो उसे लगता कि उसकी मेहनत सफल हुई। उसका बेटा सिर्फ पढ़ा लिखा नहीं, संवेदनशील भी बन रहा था। अनाया भी अब कई सामाजिक मंचों पर महिलाओं की शिक्षा और डिजिटल जागरूकता के लिए काम कर रही थी। वो अपने अनुभव साझा करती, युवतियों को प्रेरित करती और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाती। आरव को गर्व होता कि उसका परिवार सिर्फ उसके नाम से नहीं, अपने काम से पहचाना जा रहा है। इसी दौरान फाउंडेशन की पहली वार्षिक रिपोर्ट तैयार हुई। इसमें दिखाया गया कि कितने बच्चों को शिक्षा मिली, कितने गांवों में केंद्र खुले, कितने लोगों को तकनीकी सहायता मिली। आंकड़े देखकर आरव की आंखें नम हो गई। ये सब कागज पर नहीं था, ये जिंदगियों की कहानी थी। उसने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और फिर उसे अलमारी में नहीं रखा, बल्कि अपने अध्ययन कक्ष की दीवार पर टांग दिया, ताकि हर दिन उसे याद रहे कि असली सफलता क्या होती है। एक शाम पूरे परिवार ने साथ बैठकर भोजन किया। ये कोई खास दिन नहीं था, न कोई उत्सव, न कोई पुरस्कार, बस एक सामान्य दिन।
लेकिन वही दिन आरव के लिए सबसे खास था, क्योंकि सब साथ थे, खुश थे, शांत थे। उसने महसूस किया कि यही वो खुशी है जिसे वो सालों से खोज रहा था। बाद में वो छत पर गया। रात का आसमान तारों से भरा था, ठंडी हवा चल रही थी। उसने आंखें बंद की और बीते सालों को याद किया। धोखा, दर्द, संघर्ष, अकेलापन, फिर उठना, लड़ना, जीतना, सीखना और अब शांति। उसे लगा कि जीवन ने उसे हर रंग दिखाया है और हर रंग ने उसे कुछ सिखाया है। उसने मन ही मन अपने अतीत को धन्यवाद दिया, अपने दर्द को धन्यवाद दिया, क्योंकि वही उसे यहां तक लाए थे। अनाया उसके पास आकर खड़ी हो गई। दोनों ने बिना कुछ कहे आसमान को देखा। ये चुप्पी अब शब्दों से ज्यादा मजबूत थी। उस पल आरव को एहसास हुआ कि अब उसके भीतर कोई डर नहीं है, न भविष्य का, न असफलता का, न अकेलेपन का, क्योंकि उसने अपने जीवन को इस तरह बनाया है कि चाहे कुछ भी हो, उसके पास उसका परिवार रहेगा, उसकी सच्चाई रहेगी और उसकी संतुष्टि रहेगी। रात को उसने अपनी डायरी में आखिरी बार उस साल के लिए लिखा कि जीवन का सबसे सुंदर मोड़ तब आता है जब इंसान को साबित करने की जरूरत खत्म हो जाती है और जीने की शुरुआत होती है। अब वो जी रहा था, पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शांति से। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।